नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने संस्कृत वेदांत यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने सभी मित्रों के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो बने तो आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। आपका जो बैच स्टार्ट हुआ है इसमें एकदम जीरो से लेकर हीरो तक की बात हो रही है, और जो बच्चे बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं उनका भी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही बेहतर होने वाला है यदि आप हमारे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। सारे वीडियो एकदम आप अगर देख लेते हैं तो आप 100% रिजल्ट ले लीजिए उसका। चलिए बात करते हैं हम हिंदी में, और हमारे इससे पहले की जो वीडियो है उनमें आपके लिए स्वर भी पढ़ा दिया गया है और व्यंजन से जो वर्ण हैं उनके बारे में भी चर्चा हो चुकी है। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो वर्ण ऐसे हैं जिनका कुछ ना कुछ कहीं पे स्थान है, उनको भी जानना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं हम यहाँ पर कि हिंदी वर्णमाला में 5 नए वर्ण। देखिए, कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पर कि जैसे कि हम अगर देखते हैं स्वरों के बारे में देखा तो स्वरों में हमने क्या देखा कि भी स्वर कितने होते हैं, तो कहा 11 होते हैं। कहा भाई व्यंजन कितने होते हैं, तो कहा व्यंजन मतलब आपके 33 होते हैं। तो यदि 33 और 12 को हम काउंट करेंगे तो 52 थोड़ी नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें ये भी देखा गया कि भाई उसमें हमारे 5 अंतस्थ भी हैं, 5 ऊष्म, 4 अंतस्थ भी हैं, 4 ऊष्म भी हैं, और फिर 4 आपके वहाँ पे संयुक्त भी व्यंजन दिखाए गए थे। तो ऐसे इस तरीके से जो हमारे वर्ण काउंट करे गए थे, तो टोटल मिला के 52 वर्ण हमने काउंट करे थे। इसलिए अगर आप देखा जाए तो हिंदी की वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं, वर्णों की संख्या जो पूछी जाती है तो 52 ही लगाई जाती है। तो उसी के संबंधित बात करते हैं। यहाँ पर जो वर्ण आए हैं इनमें 5 वर्ण हमारे नए हैं। वो कौन कौन से हैं? छ है, त्र है, ज्ञ है, और ड है और ढ है। ठीक है। तो जब हमें इनकी भी आवश्यकता पड़ी, इन वर्णों की, इन वर्णों के लिए द्विगुणक भी कहा गया है। क्या कहा गया है? एक मिनट, यहाँ पे देखिए, जो ये 2 वर्ण आए हैं, दो वर्ण हमारे, जैसे हम ट वर्ग पढ़ते हैं तो ट वर्ग में ट, ठ, ड और ढ, तो वहां पर देखा कि वो वर्ण जो हैं वो तो हमारे सम्मिलित है ही हैं, लेकिन इन वर्णों को भी उसमें काउंट करा गया। इन वर्णों को भी काउंट करा गया क्योंकि देखा गया कि भाषा में इनकी आवश्यकता पड़ी है, इसलिए इनको भी वहां काउंट कर लिया गया। इनमें 3 वर्ण हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं, वो हमारे संयुक्त भी हैं। उसके बाद में देखिए नीचे दिया गया है भाई स्वर एवं विसर्ग। स्वर एवं विसर्ग के बारे में भी जान लेते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अब देखिए अनुस्वार क्या होता है? कहा जाता है जो मुख और नाक की सहायता से जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं वह वर्ण हमारे अनुनासिक कहलाते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हम मुख और नाक दोनों की सहायता लेते हैं तो वह वर्ण हमारे अनुनासिक कहे जाते हैं। जैसे कि देखिए, अब इनमें जो अनुस्वार है उसका प्रत्यात्मक चिन्ह जो है वो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। जो अनुस्वार है वो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, और जो विसर्ग है वो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब देखिए, ये हमारे चिन्ह हो गए। अब उसी से संबंधित जो हमें शब्द मिलते हैं वो कैसे होते हैं, वो देखिए, जैसे हमने लिखा है अंक, इस अंक में अ में लगा हुआ है, यहाँ अंग दिया है, अंग में देख लीजिए, यहाँ अंश दिया है, अंश में भी लगा हुआ है। अब देखिए, जो यदि हम बात यहाँ पर करें, यहीं पे अगर हम बात कर लें कि जो अनुनासिक है, जो अनुस्वार है, तो इनकी जो ध्वनि जब हम वर्णों को बोलते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा ध्वनि हमें नाक की देनी पड़ती है। जैसे हमने कहा अंक, अंग, तो देख लीजिए इसमें ध्वनि निकालने में सबसे ज्यादा हमें आवश्यकता किसकी पड़ रही है? यानी कि नाक की पड़ रही है। उसके बाद में यहाँ पे जो विसर्ग की बात आई है वो विसर्ग भी देख लीजिए। जैसे हमने शब्द लिखा प्रातः, दुख, अतः, स्वतः, ऐसे आपको विसर्ग के आपके लिए यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। इसके आगे चलते हैं। कहा भाई अनुनासिक। अनुनासिक वही वर्ण होते हैं जो मुख और नाक की सहायता से जो बोले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर कहा जो अनुनासिक होते हैं, जब ये हमने पढ़ाया आपके लिए यहाँ पर अनुस्वार, तो अनुस्वार में कहा गया था कि जो नाक से ध्वनि ज्यादा निकलेगी, लेकिन
यहीं पे देखिए अनुनासिक। अनुनासिक में क्या होगा, इसमें मुख से ज़्यादा निकलेगी, जो वायु है वो मुख की ध्वनि मुख से ज़्यादा निकलेगी, बल्कि नाक से हमारी कम निकलेगी। जैसे हमने कहा गांव, गांव, चांद, दांत, यहीं पे आंत भी लिख सकते हैं, आंत होता है, आंत भी लिख लीजिए। तो ऐसे शब्दों में जब हम उच्चारण करते हैं तो इसमें हमारा मुख ज़्यादा थोड़ा खुला रहेगा और मुख से जो प्राणवायु है वो अधिक निकलेगी।